और साथियों, संकल्प एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम अध्याय 23 कवर करेंगे लूसेंट बुक का। अध्याय का नाम है सीमावर्ती राज्यों का उदय। तो सीमावर्ती राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, हमारी इससे पहले 22 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, 22 अध्याय हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लूसेंट बुक का जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका 23वां अध्याय है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है पाल वंश। तो देखिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। आपको केवल थोड़े थोड़े से फैक्ट याद रखना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। गोपाल था। इसने इसकी स्थापना कब की थी? 750 ईस्वी में। और इस वंश की राजधानी कौन सी थी? मुंगेर थी। संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। गोपाल शुरुआत में किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कर पाई। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की क्या करवाई? स्थापना करवाई। और ये पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? देखिए, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महीपाल और न्यायपाल। ये क्या थे? पाल वंश के प्रमुख शासक थे। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। और किस धर्म के अनुयायी थे लोग? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इसने कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की इसने क्या करवाई? निर्माण करवाया। और पाल वंश के जो महाशासक थे, प्रमुख शासक कौन कौन से थे? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महीपाल। ये क्या थे? पाल वंश के महान शासक थे। देखिए, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन सा था? धर्मपाल। ये याद रखना। पूछ लेते हैं कि पाल वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा कौन था? तब वो था धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। और इसने किसकी स्थापना करवाई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। जो कन्नौज में जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जो हमने बताया था, तो वो किस किस के बीच में हुआ था? पाल वंश के बीच, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, तीनों बीच में आपस में लड़े थे। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। और पाल वंश की ओर से किस राजा ने भाग लिया था? धर्मपाल ने भाग लिया था। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोडलठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। तो ये धर्मपाल को कौन सी उपाधि से संबोधित किया गया है? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने ही करवाया था। ओदंतपुरी, ये कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। क्या था? विश्वविद्यालय था। कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया है? देवपाल ने करवाया है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विश्वविद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ है। गौड़ी नीति नामक साहित्य का विकास पाल शासकों के समय में हुआ है। और पाल शासक बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। तो ये था हमारा पाल वंश। तो देखिए, इसमें हमने क्या जाना? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। राजधानी इन लोगों की मुंगेर थी। ठीक है। और गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसने ओदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय की क्या करवाई? स्थापना करवाता है। और पाल वंश के जो प्रमुख शासक कौन कौन से थे? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महीपाल, न्यायपाल। क्या थे? पाल वंश के प्रमुख शासक थे। और पाल वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। और कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किस किस के? उसमें पाल वंश भी था, उसमें राष्ट्रकूट वंश भी था और उसमें प्रतिहार वंश के शासकों के बीच में इसमें क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और पाल वंश की ओर से जो सर्वप्रथम शासक लड़ा था वो धर्मपाल ही शामिल था। और धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से क्या किया गया था? संबोधित किया गया था। ठीक है। किसने किया था? जो गुजराती कवि
सोडलठल ने इसको उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ठीक है, और पाल शासक बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। तो ये था पाल वंश। अब हम देखेंगे सेन वंश। ठीक है, तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन, किसने, सामंत सेन ने राढ़ में की थी। किसने, राढ़ में की थी। तो सेन वंश की स्थापना कौन ने, किसने की थी, सामंत सेन ने की थी। इनकी राजधानी नदिया लखनौती, क्या थी, नदिया या लखनौती थी। और सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, ये क्या थे, सेन वंश के प्रमुख शासक थे। सेन वंश का प्रथम शासक या स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो किसको मानने वाला था, जो शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर में सेन लक्ष्मण सेन ने पूर्ण, और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने क्या किया था, पूर्ण किया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा को गीत गोविंद, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध क्या रहते थे। ठीक है, और देखिए, तो अभी तक अपन ने इसमें कितना देखा, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी, राजधानी इनकी नदिया थी। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, ये क्या थे, सेन वंश के प्रमुख शासक थे। और सेन वंश का सबसे स्वतंत्र और प्रथम शासक कौन हुआ, वो विजय सेन था, जो किस धर्म का मानने वाला था, शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने ही की थी, और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। ठीक है, ये अभी तक हमने इसमें देखा। और इसमें एक और देखा था कि लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। देखिए, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। और हलायुद्ध कौन था जी, लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री हुआ करता था। विजय सेन ने देवपाड़ा में शिव की विशाल मंदिर या शिव के विशाल मंदिर, इसका नाम है प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, प्रद्युम्नेश्वर की क्या करवाता है, ये स्थापना करवाता है। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो ये पहला राजवंश था सेन वंश जिसने अपने अभिलेखों को हिंदी में लिखवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, और जो लक्ष्मण सेन था ये बंगाल का अंतिम क्या था, हिंदू शासक था। तो ये था हमारा सेन वंश। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कश्मीर पर शासक करने वाले जो राजवंश है उनका कालक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये क्या थे, कश्मीर पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे। ये जो क्रम से हमने बताए हैं। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की क्या की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कारकोट वंश की क्या की स्थापना की। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की, और हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की क्या की यात्रा करता है। कौन, हेनसांग कौन था, चीनी यात्री था। तो 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की क्या की स्थापना की, जो कि ऐसा था हिंदू वंश था। और इसी के शासनकाल में जो चीनी यात्री था हेनसांग, यह कश्मीर की यात्रा करता है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था वो ललितादित्य मुक्तापीड था। और यह क्या था, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ललितादित्य मुक्तापीड। यह कारकोट वंश का सबसे महान और प्रतिभाशाली शासक था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य
मुक्तापीड ने करवाया था। किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। कारकेट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। कारकेट वंश के बाद कश्मीर पर किसने शासन किया? उत्पल वंश ने शासन किया। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। और उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। जो अवंतीपुर नामक नगर है, इसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंतीपुर के जो अभियंता सूय ने सिंचाई के नहरों का निर्माण करवाया था। सूय ने क्या जो सिंचाई के लिए नहरों का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। जो अभियंता मतलब इंजीनियर था, तो इसने क्या करवाया था? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। 980 ईस्वी में, देखिए 980 ईस्वी में जो उत्पल वंश की रानी थी दिद्दा, यह क्या थी? एक महत्वाकांक्षी मतलब एक महत्वाकांक्षी क्या थी? शासिका थी। 980 ईस्वी में हुई उत्पल वंश की। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन आता है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर कौन शासन करता है? लोहार वंश का शासन, जो राजा थे वो क्या करते हैं? शासन करते हैं। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। क्या था? संग्राम राज। आपको केवल बस एक इनको थोड़ा फैक्ट याद रखना है। कौन सा? बस आपको अपनी एक बार आंखों के नीचे से निकल जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। और आप लोग इनको केवल किसने कौन से वंश की स्थापना की और कौन से उनकी क्या थी? राजधानी थी। बस आप केवल इतना ही याद रखना है। तो देखिए, जो लोहार वंश का संस्थापक था वो संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए। और संग्राम राज के बाद बहुत सारे क्या हुआ? अनंत राजा हुआ। अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी मदद की। कहते हैं पत्नियां घर को सुधारने में मदद करती हैं, लेकिन जो अनंत राजा था, इसकी पत्नी थी सूर्यमती ने, इसने शासन को सुधारने में क्या की थी? इसकी अपने पति की क्या की थी? मदद की थी। लोहार वंश का शासक, हाँ माफ कीजिएगा, तो देखिए लोहार वंश का जो क्या बोलते हैं, इसकी पत्नी ने इसकी क्या की थी? मदद की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो लोहार वंश का जो शासक था वो हर्ष कई वंशों के कई विद्वान कवि और कई भाषाओं को क्या था? ज्ञाता था। कलहड़ हर्ष पर आश्रित कवि था। कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। और कलहड़ क्या था? हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। और जय सिंह कौन था? लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी में से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कलहड़ की राजतंगड़ी का विवरण समाप्त हो जाता है। और जय सिंह के शासन के साथ ही कलहड़ की राजतरंगी का विवरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये था कश्मीर का राजवंश। तो इसके हमने क्या देखा, आइए हम इसको एक बार पूरा आपको रिवाइज करा देते हैं। तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम कुछ इस प्रकार का था। सबसे पहले आता है कारकोट वंश, उसके बाद आता है उत्पल वंश, उसके बाद आता है लोहार वंश। ये इसी क्रम में कश्मीर पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, जो कि एक हिंदू वंश था, क्या इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और इसी के शासन काल में जो हेनसांग था चीनी यात्री, वो कश्मीर को घूमने के लिए जाता है। और कारकेट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ललितादित्य मुक्तापीड था। और इसने कश्मीर के जो मार्तंड मंदिर है, इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कारकेट वंश के बाद जो कश्मीर पर शासन करता है वो है उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन था। और इसने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अवंती वर्मन ने, अवंती वर्मन के जो अभियंता थे सूय ने सिंचाई नहरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन आता है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। और संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को संभालने में इसकी क्या की थी? सहायता की थी। लोहार वंश का जो शासक था हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का क्या था? ज्ञाता था।
और जो कलहड़ थे वो हर्ष पर आश्रित क्या थे, कवि थे। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक हुआ और इसने 1128 से 1155 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कलहड़ की राजतरंगी का विवरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये था कश्मीर का राजवंश। अब ये देखिए एक और वंश है, छोटा सा राजवंश है, कामरूप का बर्मन वंश। कामरूप का बर्मन वंश। तो 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का क्या होता है, उदय होता है। 4वीं शताब्दी में मध्य में कामरूप में बर्मन वंश का क्या होता है, उदय होता है। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था और इस वंश का संस्थापक कौन था, कामरूप का पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी और इसकी राजधानी क्या थी, प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल वंश का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो कामरूप पाल वंश का क्या बन जाता है, अभिन्न अंग बन जाता है। तो ये दोस्तों ये थे हमारे सीमावर्ती राजवंशों के बारे में हमने जाना। ये हमारा अध्याय 23 यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अध्याय 24 को कवर करेंगे। ये हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास पढ़ रहे हैं इसका यह आखिरी टॉपिक होगा, आखिरी अध्याय होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।